स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 नियुक्तिकरण। तो हम इसमें देखेंगे आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, मानव संस्थान प्रबंधन में कई विशिष्ट गतिविधियां और कर्तव्य शामिल है, समझाइए। एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है नियुक्तिकरण के प्रोसेस में, ह्यूमन रिसोर्स में, तो वो हमें समझाना है। तो मानव संस्थान प्रबंधन क्या है? ह्यूमन, इसको हम एचआर बोलते हैं, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, कि आवश्यक कार्यों में से एक है जो संगठन के लिए मानवों के संस्थान की भर्ती, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, तो ये मानव जितने भी नियुक्तियां हैं वो ये ही करता है, ये डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती हैं। विकास और प्रबंधन से जुड़ा है, ठीक है। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता है समय समय पर, उसके मैनेजमेंट से ये जुड़ा हुआ है। ये बहुत सी गतिविधियां करता है जिसमें भर्ती की मांग का निर्धारण, ठीक है। सबसे पहले जो हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसकी मांग का निर्धारण हो रहा है। भर्ती के लिए योजनाएं हम तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम नियुक्तियां या भर्तियां करेंगे। भर्ती करना है, रिक्रूटमेंट करना है, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन, बेस्ट कैंडिडेट को चुनना है, ठीक है। फिर ऑफर लेटर जारी करना कि जो हमने नियुक्त किए हैं उनको हम जॉब का ऑफर लेटर, इन्विटेशन दे रहे हैं। कर्मचारियों को संगठन में शामिल करना, उनका हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवा रहे हैं कि संस्था के बारे में या लोगों के बारे में जानकारी कर रहे हैं, तो शामिल करना। प्रशिक्षण और विकास प्रदान करता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, और कर्मचारियों शिकायतों के लिए सहायता के रूप में काम करता है। तो इनका जो पूरा प्रोसेस है कि क्या है कि यहाँ तक एंड नहीं होता कि हमने भर्तियां कर ली, ट्रेनिंग दे दी, उनकी जो ग्रीवेंसेस या जो भी प्रॉब्लम होती है संस्था में कार्य करने के दौरान, वो भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमारा देखता है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित बिंदु मानव संस्थान द्वारा निष्पादित गतिविधियों को स्पष्ट करेंगे। तो अब इसमें जो जो एक्टिविटीज हैं वो ये बताया इसमें। मानव संस्थान नियोजन, सबसे पहले हम इसमें नियोजन कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से नियुक्तियां करना उसकी प्लानिंग है। उम्मीदवारों की भर्ती, ठीक है, इसमें हम नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के खोजने की जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, हम इसमें भर्तियां करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरी और उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं का निर्धारण करें, ठीक है। कैसी पोस्ट है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कि क्या उसमें जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, उसकी विशिष्टताओं का निर्धारण, और सही नौकरी विवरण, वही हम डिटेल्स जो है आवश्यकता अनुसार उसका विश्लेषण करके तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है, नए शामिल हुए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं विकास करना, क्योंकि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है किसी भी संस्थान में, तो वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? मानव संस्थान। और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पुण्यचार्य कार्यक्रम आयोजित करना है, ठीक है। जो पहले से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके लिए भी आप क्या है फिर से रीट्रेनिंग, उनका टाइम टू टाइम शेड्यूलिंग कराते रहते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। फिफ्थ देखते हैं, कर्मचारियों के लिए तिमाही, अर्धमासिक, वार्षिक आधार पर कार्य निष्पादन मूल्यांकन आयोजित करना। परफॉर्मेंस को हम वैल्यूएशन करेंगे कैसे? ट्राइमेस्टर, इसको ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, अर्ध मतलब हाफ ईयरली के तौर पे, या एनुअल, इसके बीच में हम क्या करेंगे? एनुअल परफॉर्मेंस का, उनका कि कौन से एम्प्लॉय ने कैसा प्रदर्शन किया उसकी हम वैल्यूएशन, उनके जो परफॉर्मेंस है उसका वैल्यूएशन करेंगे। सिक्स्थ है, श्रमिकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। श्रमिक कौन से उसमें होते हैं? निचले स्तर के होते हैं, तो उनका अपने जो बॉस है या जो भी है निचले स्तर से एक अच्छा आपको रिलेशन बना के चलना है। तथा श्रमिक संघ की मांगों पर ध्यान देना कि स्ट्राइक पे ना जाए, रिट्रेचमेंट ना करना पड़े, तो समय समय पे हमें उनकी मांगों को भी पूरा करना, उनसे भी अच्छे रिलेशन बना के रखना है। सेवेंथ है, कर्मचारियों की शिकायतों और परेशानियों से निपटने के लिए संपर्क बिंदु के रूप से कार्य करना, ठीक है। और जो शिकायतें, ग्रीवेंसेस या प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइमली सॉल्व करने के लिए भी मानव संस्थान जिम्मेदार है, ठीक है। कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, ठीक है। कल्याण मतलब आप क्या उनके लिए टाइम टू टाइम हम प्लानिंग करते रहते हैं, फंड लाएं, जिसमें वो योजना ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें उनके कल्याण के लिए, कि फ्यूचरिस्टिक हो, मतलब उनको फ्यूचर गेन हो सके, ऐसी योजनाएं हमें बनानी, उसमें सहायता करता है। फिर है, विभिन्न मुकदमों में कंपनी का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। जितने भी केसेस हो रहे हैं उसमें आप हमको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, और कानूनी जटिलताओं को रोकने के तरीके खोजना, ठीक है। कि कोई केस वगैरह हो रहा है या किसी तरह की कानूनी औपचारिकता आ रही है तो उससे निपटने के लिए भी एचआर डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकंड क्वेश्चन है, कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया समझाइए। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हमें समझाना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो समझाना है। तो चयन किसी भर्ती कार्यक्रम के लिए उपस्थित होने वाले
उम्मीदवारों के समूह में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आए हैं इंटरव्यू के माध्यम से, जो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, उनमें से ही हमको बेस्ट चूज करना, उसी को सिलेक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और साक्षात्कार शामिल है। इसमें क्या है, कई तरह के हमें इंटरव्यूज कंडक्ट कराने रहते हैं और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम रहती हैं। तो इसमें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित है। सबसे पहला चयन प्रक्रिया का पहला चरण है स्क्रीनिंग करना। जो एप्लीकेशंस आए हैं उसकी शॉर्टलिस्टिंग या स्क्रीनिंग करना। इस प्रक्रिया में जो उम्मीदवार आवश्यक मापदंड और योजनाएं पूरी नहीं कर पाते उन्हें प्रारंभिक भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें छटनी कर रहे हैं। जो हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, अगर हमने 100 रिक्तियां थी उसमें से 150 आए हैं, तो उसमें से हम छांटेंगे कौन से सबसे उपयुक्त हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो अनुपयुक्त होंगे उनको हटा देंगे, उनकी छटनी कर देंगे। निष्कासन की प्रक्रिया उम्मीदवारों द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की स्क्रीनिंग में शुरू हो जाती है। स्क्रीनिंग कैसे करें, जब हमारे पास रिज्यूमे आए, ठीक है, सीवीज आए, उनमें से हमने देखा कि कौन फिट नहीं बैठ रहा है उस पोस्ट के लिए, तो हम वो एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये छटनी की प्रक्रिया हो जाएगी। प्रारंभिक साक्षात्कार में उन तथ्यों को भी निर्धारित करने में मदद मिलेगी जो आवेदन में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जो उनमें जो भी कैपेबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होते, कई बार फ्रेशर आ जाते हैं, हमें एक एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत होती है, तो हम ये प्रथम चरण में साक्षात्कार द्वारा भी कर सकते हैं और उम्मीदवारों को खारिज करने में सहायक है। तो हम उसी बेस पे इंटरव्यू या जो एप्लीकेशन आए उसी में स्क्रीनिंग करके जो अनुपयुक्त है उनको हटा सकते हैं, उनकी छटनी कर सकते हैं और उपयुक्त को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा चरण है स्क्रीनिंग का अगला चरण, उम्मीदवारों को बुद्धि परीक्षण व्यक्ति। अब हम कैसे, किस तरह का परीक्षण, कि हम उसको कैसे मापदंडों में नापेंगे कि वो कितना कौशल है। हम क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाएगा। ठीक है, फिर व्यक्तिगत प्रशिक्षण की, हम वो पर्सनल रूप पे क्या, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग है डिसीजन मेकिंग में, वो हम इसमें नापते हैं। और योग्यता प्रशिक्षण, फिर वो जो जॉब की योग्यता है वो सारी योग्यताओं को पूरा करता है कि नहीं, जैसे प्रशिक्षणों के एक सेट में गुजरना होगा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग्स होती है, प्रशिक्षण होते हैं जिसमें उनको पास करना होता है, सक्सेसफुल होना होता है। ये प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन, हम इससे क्या करते हैं, जो फिट एम्प्लॉय है उसका वैल्यूएशन करते हैं और भर्तीकर्ताओं को उनकी उम्मीदवारी निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये वो कितने कैपेबल हैं ये डिसाइड करने में ही हमें मदद करता है। थर्ड जो स्टेप है वो है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के अगले। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एप्लीकेशंस मंगाए थे, उसकी छटनी की थी स्क्रीनिंग के द्वारा। फिर जो उपयुक्त थे, तो जो एप्लीकेशन क्या थे, एकदम डिजर्विंग थे, कैपेबल था, तो उसको हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ठीक है, तो उसके लिए उपस्थित होना पड़ता है, जो एक व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब कैसे कर रहे हैं इंटरव्यू, पर्सनल तौर पे, एक इंटरव्यू के तौर पे हम उनको बुला रहे हैं, उनकी विचार, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इनरव्यूज जाना, विचार से हमने योग्यता पूरी कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, पर्सनल तौर पे हम उनको जांच रहे हैं, तो वो प्रशिक्षण इसमें इंटरव्यू में होता है। ये प्रबंधकों के साथ बातचीत करके उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से कैसे करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, उसके कैंडिडेट्स आंसर देंगे, तो हम बातचीत के तरीके से कर रहे हैं, जानने में मदद करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण भर्तीकर्ता को नौकरी के संबंध में उम्मीदवार की मानसिक स्थिति का आंकलन, कि उनकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, क्यों नापते हैं मेंटल कैपेसिटी, कि कितने स्ट्रॉन्ग ये डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, उसमें मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर चौथा जो स्टेप है वो है साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। अब इंटरव्यू हो गया तो उसके रिजल्ट्स के लिए भी कुछ टाइम तक हमें वेट करना पड़ता है, जब संगठन कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच करता है। इसमें इंटरव्यू प्रोसेस में हम सिर्फ मेंटल कैपेसिटी नहीं देखते कि वो किस बैकग्राउंड से आए, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, कहाँ कार्य कर चुके, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी पर्सनल डिटेल्स भी हम उनके बारे में जानते हैं, जिसमें पिछले नियुक्ता या सहकर्मियों से पूछताछ की जाती थी। जो उनका पिछला ऑर्गेनाइजेशन था वहां से उनकी आइडेंटिटी या बैकग्राउंड लिया जाता है कि वो कैसा कार्य करता था, किस तरह का एम्प्लॉय था, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, ये सारी चीजें हम उसमें उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि की जाती कि कहाँ वो कार्य करते थे, पहले क्या कार्य करते थे, कितना अनुभव है, उनको कितना समय हुआ उस पोस्ट पे कार्य करते हो, क्या एक्सपीरियंस वो होल्ड करते हैं। तो ये पिछले ऑर्गेनाइज से ये जो वो अपने रेज्यूमे सीवी में जानकारियां देते हैं, वो हम उसकी जांच परख करते हैं। फिर है फिफ्थ स्टेप है सभी जांच करने और संतुष्ट होने के बाद उम्मीदवारों को नौकरी के लिए चुना जाता है। कि अब एक बार आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया इंटरव्यूअर जो है कि ये
फिट बैठ रहा है व्यक्ति, पूरी तरीके से योग्यताएं भी पूरी करना है, पर्सनल ट्रेनिंग भी उसने कर ली, अब हमने उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली, तो अब क्या है, वो नौकरी के लिए उसको हमने चूज कर लिया, मतलब वो अब जॉब के लिए हम उसको जॉब ऑफर करेंगे। 6th है अभ्यर्थियों की वैकल्पिक चिकित्सा जांच। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के तौर पे हम उसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है। तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अंतिम नौकरी की पेशकश की जाती है, जब कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है कि वो पूरी तरह से फिट है, किसी तरह की बीमारी या उससे वो ग्रस्त नहीं है और कार्य करने के लिए पूरी तरह फिट है, तो जब वो ये प्रशिक्षण पास या आखिरी चरण होता है उसके बाद हम उसको जॉब ऑफर करते हैं। 7वां है अगला चरण ऑफर लेटर भेजना है। हम यहाँ पे ऑफर लेटर मतलब हम इनविटेशन दे रहे हैं जॉब का, ऑफर लेटर है जिसमें हम क्या देते हैं, जिसमें ज्वाइनिंग की तारीख, कब आपको जॉब ज्वाइन करना है, कार्यालय में रिपोर्ट करने की समय की जानकारी होती है कि इस दिन आपको इस समय पे आना है या प्रेजेंस रहना है, ठीक है। 8th है रोजगार अनुबंध। अब हम इसको क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। अनुबंध मतलब संस्था और व्यक्ति के बीच में रोजगार अनुबंध हो जाएगा। कर्मचारी के शामिल होने के बाद अंतिम चरण, ये क्या है, लास्ट स्टेज है, जिसमें दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना और कर्मचारी को वेतन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सो डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं सारे, उसके डिग्रीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर, सारे पर्सनल, उसका आधार कार्ड, जो भी उसकी रिलेटेड जानकारी है वो मंगा रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स। और अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, उसकी क्या सैलरी होगी, ठीक है, इसमें क्या सैलरी होगी, फिर पदनाम क्या पोस्ट होगा, ठीक है। फिर है मानव संसाधन नीतियां, पॉलिसी, एचआर की जो पॉलिसी होंगी वो कि ये आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, अवकाश नीति, आपको कितनी छुट्टी मिलेंगी, तो लीव की पॉलिसी, यहाँ लीव के बारे में कि कितनी छुट्टियों के बारे में होंगे, आदि वितरण, जितने भी रिलेटेड डिटेल्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रशिक्षण से व्यक्ति और संगठन को क्या लाभ है। अब इसमें बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग से एक व्यक्ति को और ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट होता है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रशिक्षण किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। ट्रेनिंग क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना होती है, तो यह एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के कौशल और क्षमताओं का निर्धारण, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज निर्धारित कर रहे हैं कि वो कितने कैपेबल हैं, उसके हिसाब से हम निर्माण कर रहे हैं उनका, और जिन्हें किसी कार्य को करने की आवश्यकता होती है, जो एक कौशल और योग्यताएं एक क्या होंगी, किसी कार्य में सम्मिलित होंगी, ठीक है। तो ये नौकरी का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, तो ये क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी व्यक्ति के ज्ञान को बेहतर बनाने में सहायक होता है। ट्रेनिंग से क्या हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है और ज्ञान भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए सहायक होते हैं। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के साथ नौकरियों की प्रकृति बदल रही है, ठीक है। अब मौजूदा दौर पे इनकी स्थितियां या जो प्रकृति नेचर है वो बदल रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इससे प्रशिक्षण और संगठन को क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉइज को क्या प्रॉफिट है, तो सबसे पहले है प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए कौशल प्रदान करता है, कि आप में अगर कोई भी आपको प्रमोशन चाहिए या जॉब उन्मुक्त ट्रेनिंग आपने कर ली तो आपके वो करियर को ग्रोथ देगा, ठीक है। तो कौशल प्रदान करता है, ये प्रक्रियाओं को के ज्ञान को बेहतर बनाने में सहायक है, ठीक है। जो प्रोसेस है उसको बनाने के लिए ये नेसेसरी है, सहायक है, जो भविष्य के विकास के लिए आवश्यक है, जो हम क्या फ्यूचर ग्रोथ देगा, हमें इससे क्या मिल रही है, फ्यूचर ग्रोथ मिल रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति बिना किसी प्रशिक्षण वाले व्यक्ति से अधिक काम कर सके। अगर हम कंपैरिजन करें कि एक ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड एम्प्लॉय में, तो कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, ट्रेन वाला, क्योंकि वो ज्ञान, कौशल और डेवलपमेंट लेके आया अपने साथ में, ठीक है। इसके कार्य कुशलता में सुधार होगा, उससे उसकी वर्क भी इंप्रूव होगा और वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, टारगेट्स जल्दी अचीव कर सकता है, क्योंकि वो प्रशिक्षित है। अगर किसी को टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, किसी को नहीं है, तो कौन आउटकम ज्यादा टारगेट पूरे कर सकता है, जिसको टेक्नोलॉजी आती है या जिसको कंप्यूटर आता है, शिक्षित है, कंप्यूटर की लिटरेसी है, स्किल्स पता है, तो इस प्रकार से। थर्ड है प्रशिक्षण से कर्मचारी को काम संभालने में अधिक आत्मविश्वास बढ़ता है, क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एक तरह का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो रहा है, जो हमारे विकास में भी सहायक होता है। उचित प्रशिक्षण से कार्यस्थल पर उपकरण और मशीनों का प्रबंधन आसान हो जाएगा। अगर आपने अच्छा प्रशिक्षण लेके आए हैं तो आप कैपेबिलिटी से मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, और जो मैनेजमेंट है मशीनों का या टेक्निकों का, वो आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स कम होंगे, तो ये
लाभ है। फिर है फोर्थ, प्रशिक्षण से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मनोबल बढ़ रहा है और उन्हें काम करने पर नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं डेली लाइफ में उनको वो आसानी से फेस कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि से नौकरी में संतुष्टि की भावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो अगर हम ओवरऑल कॉन्फिडेंट है तो हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन भी, जॉब सिक्योरिटी के साथ जॉब सेटिस्फेक्शन भी आता है, वो फीलिंग भी हमें यहाँ पे आएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लाइफ है, वहां पे एम्प्लॉइज के देखे थे, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को। तो प्रशिक्षण शिक्षण प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित तरीका है। ठीक है, जो संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती है ये क्या है, शिक्षण है कि आप क्या है किसी की भी तरह का जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप क्या शिक्षा नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये अधिक कुशल होगा, ये कैपेबल होगा और संगठन समय और पैसा बचाएगा। ठीक है, आप जॉब दे रहे हो, वो कहीं बाहर से आप नहीं भेज रहे हो अपने एम्प्लॉय को या इंटर्नशिप के लिए, तो ये कम कॉस्टली प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाएगा। सेकंड है, प्रशिक्षण व्यक्तियों की मदद करता है। ये क्या है, प्रशिक्षण व्यक्तियों की हेल्प कर रहा है और उन्हें अधिक कुशल बना रहा है, कैपेबल बना रहा है। यहाँ मदद करके वो कैपेबल बन रहे हैं। इसका सीधा परिणाम उत्पादकता में सुधार होगा। इसकी जो प्रोडक्टिविटी, इसका सीधा परिणाम किस पे, उसकी प्रोडक्टिविटी पे जा रहा है कि वो जो काम कर रहा है, जितने यूनिट्स बना रहा है उसमें वो एक्सेसिव बना पाएगा। कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि से कंपनी का विकास होगा। तो जब वो ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो संस्था भी उसके साथ विकास करेगी। थर्ड है, प्रशिक्षण कर्मचारियों को नई चुनौतियों और स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, जो नए चैलेंजेस हैं या कंडीशंस हैं, टेक्निकल कंडीशंस होंगे या किसी भी तरह की मुसीबत इमरजेंसी आ रही है तो उसको संस्था तैयार कर रही है प्रशिक्षण देके। ये भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तरीका है। ये क्या है, इफेक्टिव तरीका है। जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आउटकम करने के लिए आप प्रशिक्षण दीजिए, जिससे वो एम्प्लॉय बिना किसी तकलीफ के आगे बढ़ सकते हैं, संस्था को भी आगे बढ़ाएंगे, उस कंडीशन से ओवरकम कर सकते हैं। फोर्थ है, अच्छा प्रशिक्षण कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, मेंटल जो उनकी कैपेबिलिटीज है वो बढ़ रही है। यह उचित आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है। यहाँ क्या, मोटिवेशन, किसी भी तरह का आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो मोटिवेशन बढ़ रहा है, उसमें ये सहायक है, जिससे कर्मचारियों का काम से दूर रहना और काम में अनुपस्थित रहना कम हो जाएगा। तो जिससे अगर आत्मविश्वास या मोटिवेशन बढ़ रहा है तो वो उनका प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगा, अब्सेंस कम हो जाएगा, कार्य पर वो समय से आने लगेंगे और नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन 4 है, कॉल कंसल्टेंट ने वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के लिए विशेष रूप से www.naukri रैपिडो नौकरी प्रो लॉन्च किया। एक वेबसाइट लॉन्च की है नौकरी प्रो के नाम से। यह पोर्टल वरिष्ठ स्तर की नौकरियों की सूचना देता है, जो हायर पोस्टिंग्स होती हैं उसमें वेबसाइट्स में उसकी ये जानकारी हमें प्राप्त करवाता है और कठोर जांच प्रक्रिया के माध्यम से ये सुनिश्चित करता है कि नौकरी वास्तविक है। ठीक है, इसमें हाई सिक्योरिटी है, मतलब ये ऑथेंटिक जॉब है, तो उसकी ये जानकारियां हमें प्रदान करता है। तो उपयुक्त मामले में उल्लेखित भर्ती का स्रोत बताएं। अब इसमें कौन सा स्रोत है, इंटरनल एक्सटर्नल कौन सा सोर्स है ये बताना है हमें, और भर्ती के उपयुक्त स्रोतों के 4 लाभ बताइए, उसके 4 लाभ या प्रॉफिट्स बताने। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का देख लेते हैं। का यहाँ पे आंसर है www.naukri.pao, नौकरी प्रो नहीं, naukri.pao.com एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये क्या है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, पोर्टल है, जो नौकरी प्रदाताओं और चाहने वालों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करता है। क्या होता है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है तो उसमें क्या करता है, जो अभ्यर्थी है या जो एप्लीकेंट है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है कि कहाँ पे से लिंक्डइन हो गया, नौकरी पाओ हो गया। तो ये उसी तरह की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको किसी भी तरह की जॉब इंटरव्यू के लिए आप डायरेक्ट उसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या एक मंच है जहाँ पे नौकरी देने वाला और नौकरी चाहने वाला एक तरीके से मिल सकते हैं, एक ही मंच पे साझा कर सकते हैं। यह उम्मीदवार को अच्छी नौकरी खोजने में मदद करता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो ये क्या है, एक ही जगह पे बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं और खोजने के लिए आपको ज्यादा बाहर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, और कंपनियों को अच्छे उम्मीदवार खोजने में मदद करता है। सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज कंपनी को क्या लाभ है, जो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब सीकर को ये लाभ है कि वो तुरंत ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। कंपनी को क्या है, वो तुरंत एक बेटर एम्प्लॉय खोज सकती है। तो चलिए देखते हैं भर्ती के इस तरीकों को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं हम इसको, वेब पब्लिशिंग, जहाँ पे आपने नौकरियां एक किसी वेबसाइट के माध्यम से पोस्ट की और उस अनुसार वहां से अभ्यर्थी या जो एप्लीकेंट जॉब सीकर होगा वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसको हम वेब पब्लिशिंग के नाम से जानते हैं। इसके 4 लाभ देख लेते हैं।
तो वेबसाइट पर नौकरी पहला है, नौकरी के शीर्षक के अनुसार ही रेज्यूमो की स्क्रीनिंग बहुत तेजी से होती है, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल जॉब है, इंजीनियरिंग का जॉब है, तो BE M.Tech इस तरह का क्वालिफिकेशन होगा, तो स्क्रीनिंग रेज्यूमो के हिसाब से वही हो गई, जिससे भर्ती करने का बहुत समय बचता। जो फालतू का समय था कि MBA वालों ने या नॉन टेक्निकल वालों ने अप्लाई किया था, वो अपने आप ही शॉर्ट आउट हो गए, ठीक है। इससे संभावित उम्मीदवारों की खोज बहुत आसान हो जाती है, तो ये एक इजी प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसका अतिरिक्त लाभ नौकरी चाहने वालों और संगठन के बीच वास्तविक समय की बातचीत है, ठीक है। तो हमने जब राइट कैंडिडेट चुन लिया तो फालतू का समय हमारा नष्ट होने से बच गया। बातचीत इनके जो जॉब सीकर है, जो M.Tech या B.Tech किया होगा, उस इंजीनियरिंग के लिए, सिविल या जो भी उसकी सब कैटेगरी है उसके लिए क्वालिफाइड है, तो ये समय बचा रहा है दोनों संस्था और व्यक्तियों का। फिर नेक्स्ट है ऑनलाइन भर्ती की पहुंच दुनिया भर में, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है, ये वेबसाइट एक नहीं, हजार जगह दुनिया में बहुत सारे लोग देखते हैं और अप्लाई करते हैं, इसलिए अधिकतम उम्मीदवारों को काम पर रखा जा सकता है। तो जो राइट कैंडिडेट्स हैं उसको हम जल्दी वर्क पे रख सकते हैं। थर्ड है उम्मीदवारों की तलाश करने वाली कंपनियां भर्ती वेबसाइट पर अपना ब्रांड डाल सकती हैं, ठीक है। कि वो किस कंपनी से, डेलॉयट हो गई, कैपजेमिनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, कि हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो ब्रांड देख के ही जो जॉब सीकर है वो अप्लाई कर सकता है, जिससे भर्ती कंपनी को बाजार में नाम कमाने में मदद मिलती है। इससे क्या है, अगर वो ब्रांडिंग की है तो उसको नाम कमाने में मदद करती है, यार ये इतनी मल्टी MNC है, मल्टी टैलेंटेड कंपनी है, जिसमें हम आसानी से, इसका एक ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है, तो वो हर कोई एम्प्लॉय नहीं, लोकल से या बाकी कंपनियों से उसका एक ब्रांड वैल्यू है, खुद का नाम है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति चाह रहा है तो एक एक्सपीरियंस होल्डर या बहुत प्रतिष्ठित नाम कमाएगा, तो ये अपने खुद की ब्रांडिंग कर लेती हैं। फोर्थ है, यह पारंपरिक भर्ती की तुलना में नियुक्ति प्रक्रियाओं का छोटा बनाना है। जो हम लॉन्ग प्रोसेस करते थे रिक्रूटमेंट का, जिसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, तो उसको ये कम समय में छोटा बना रही है। इससे ना केवल समय कम लगता है, इसमें टाइम और कॉस्ट दोनों, टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचती है, बल्कि लागत भी कम होती है। तो टाइम और कॉस्ट हमारी ये सेव कर रही है। तो ये 4 इसके लाभ थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक प्रमुख बीमा कंपनी ने डेटा एंट्री, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक प्रमुख बीमा कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, उसने डेटा एंट्री ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के लिए सभी भर्ती, स्क्रीनिंग और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को संभाला, ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी, उसमें ये डेटा एंट्री और ये सारी जो गतिविधियां हैं उसको संभाला। उनका प्रतिस्पर्धी अपने बाजार में सबसे अधिक योग्य संभावित कर्मचारियों को आकर्षित कर रहा था। जो उनका कॉम्पिटिटर था वो जो अधिक डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था और नौकरी चाहने वालों के बाजार के कारण भर्ती करना और भी मुश्किल हो गया, ठीक है। जो इकोनॉमी हमारी सुदृढ़ बनाना है, जो जॉब सीकर्स उनके लिए नौकरी पाना यहाँ मुश्किल हो गया है। तो इसके परिणाम स्वरूप इसका क्या रिजल्ट निकला, ग्राहक को ऐसे उम्मीदवारों में से चुनना पड़ा जिसमें पास नौकरी के लिए आवश्यक सॉफ्ट कौशल, मतलब हमें ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर ने हमारा कंपटीशन टफ कर दिया, तो हमें ऐसे कैंडिडेट्स का चुनाव करना पड़ा जिससे क्या है, सॉफ्ट कौशल नहीं थे, वो कैपेबिलिटीज नहीं थी, लेकिन उचित हार्ड कौशल और प्रशिक्षण का अभाव था, ठीक है। के लिए कौशल थे, मतलब कौशल थे लेकिन उनके पास प्रशिक्षण का अभाव था और कैपेबिलिटीज नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने पूछा है कि एक मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में, आप एक HR मैनेजर के रूप में आप कंपनी में क्या समस्याएं देखते हैं, ठीक है। एक HR मैनेजर के रूप में, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, प्रबंधक है, उसमें आप में क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं एक संस्था में। दूसरा है, आपके विचार से इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे आउटकम निकाल सकते हैं, इससे कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें बताना है। सबसे पहला है का जो है, कंपनी में निम्नलिखित समस्याओं की पहचान की जा सकती है एक HR मैनेजर के रूप में। सबसे पहला है, कंपनी में योग्य उम्मीदवारों की कमी है, जो फिट डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनकी कमी है, क्योंकि अधिकांश कुशल उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धाओं द्वारा नियुक्त कर लिया, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उनको ऑलरेडी नियुक्त कर लिया है, अब इनके पास कौशल वाले व्यक्ति बचे हैं जो कम प्रभावी या अनकुशल है। फिर दूसरा है, कंपनी के कर्मचारियों में नौकरी के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है, जो बेसिक कैपेबिलिटीज है उसका इनके पास अभाव है, इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का प्रदर्शन खराब होता है, ठीक है। तो इसमें उनका बैड परफॉर्मेंस निकल रहा है, क्योंकि उनके पास डिजर्विंग क्वालिफिकेशन या कैपेबिलिटीज नहीं है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बैड हो रहा है। तो ये समस्याओं के रूप में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब खा जो है, इस समस्याओं को, अब जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की, अब इसको हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। क्या स्टेप्स है, सबसे पहला है
कर्मचारियों को नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उन्हें उचित कौशल परीक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें बेटर ट्रेनिंग के लिए कौशल प्रदान करना। कैसे कौशल उनका बढ़ेगा? अगर हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए उनकी, ठीक है। ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा है कंपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए बाहरी स्रोत। अब जो बेस्ट टैलेंटेड पीपल है उनको रिक्रूट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेस का, एक्सटर्नल जो सोर्स है उनका ये रिक्रूटमेंट कर सकती है। एक्सटर्नल सोर्स से ये भर्तियां कर सकती है, संस्था का प्रयास कर सकती है, ठीक है। एजेंसियां ऐसी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो नौकरी के लिए उपयुक्त होंगी। तो हम आप इसमें किसी भी रिक्रूटमेंट जो HR एजेंसीज होती हैं उनसे आप संपर्क साध सकते हैं और उनसे ऐसे कैंडिडेट्स को मंगा सकते हैं जो इस जॉब के लिए, जॉब रोल के लिए बहुत फिट बैठ रहे हो। तो वो हमने प्रॉब्लम के रूप में देखा, ये हमारा सॉल्यूशन के रूप में कि आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए और हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करके, एजेंसियों से संपर्क साध के ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करके, शॉर्टलिस्ट करके उनको उपयुक्त ठहरा सकते हैं। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप इसमें और क्या नया देखना चाहिएगा। इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।